चलो भाई सब लोग आ जाओ धीरे धीरे। चलिए एक एक करके आइए। राघव, सिद्धि, साहिल, पार्थ। गुड इवनिंग सर। प्रेजेंट? हाँ ठीक है। राघव प्रेजेंट है। चैतन्य और लोग आओ बेटा। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है? साहिल, साहिल प्रेजेंट बता रहा है। वो प्रेजेंट ही मिल जाती है बेटा यहाँ, है ना? यहाँ नाम आ जाता है सबका। चैतन्य, राघव, सिद्धि, सबको आवाज मिल रही है। यहाँ प्रेजेंट ही मिल जाती है। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर ठीक है। चलो बोर्ड भी दिख रहा होगा अभी। बोर्ड दिखने लगा? हाँ सर। क्या लिखा मैंने बोर्ड पे? क्या लिख रहा हूँ मैं अभी? मेटल्स। वेरी गुड, मतलब दिख रहा है। चलो ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। नॉन मेटल्स ठीक है। कितने लोग आ गए? 7 लोग। आदित्य, चैतन्य, राघव, सिद्धि, साहिल, पार्थ। कोमल नहीं आई है अभी। चलो तब तक मैं पीडीएफ डाल लेता हूँ बाबू बुक का आप लोगों के लिए। पीडीएफ ले लेता हूँ तब तक। आते रहिए धीरे धीरे करके। चाय पानी नाश्ता पी कर आते हो सब लोग आराम से। लाइट जलाऊं क्या? चेहरा दिख रहा है मेरा? चेहरा नहीं दिख रहा है? नहीं, रुको। राघव आग क्या लगा रहा है इसमें? आग मत लगाओ। क्या आग लगा रहा है इसमें? पीछे गौतम बुद्ध जी दिख रहे हैं पीछे? हम्म। गौतम बुद्ध दिख रहे हैं। चल ठीक है। हम लोग कहाँ तक कर लिए थे कल की क्लास में? कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट है क्या कि सब क्लियर हो गया है सबका? राघव, सिद्धि, साहिल, कोमल, आदित्य, साहिल, पार्थ। कुणाल नहीं आया आज भी अभी। क्लियर है सब? दिख रहा है यहाँ पे? टेक्स्ट बुक दिख रहा है सभी को? कोमल प्रेजेंट बेटा। तो कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा, जस्ट एक बार बता दो हम लोगों ने क्या क्या देखा था। कल हम लोगों ने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मेटल्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है मेटल्स की, ये सब देखा था हमने। जिसमें लस्टर होते हैं, ठीक है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, ये सब प्रॉपर्टीज देखा था हमने। फिर सेकंड पेज में वो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बता रहा था? इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग देखते थे किसके बारे में? कंडक्टिविटी के बारे में। हीट को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना? गोल्ड जो होता है मोस्ट मेलेबल मेटल होता है। पीवीसी की कोटिंग कर दी जाती है ताकि वायर के ऊपर करंट ना आए आपको। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी कल की क्लास में। जब वो किसी हार्ड सरफेस से मल्टीप्लाई कर हार्ड सरफेस से जब अगर वो टकराते हैं, गिरा दिया जाता है, उनका स्ट्राइक किया जाता है, तो
एक साउंड आती है जिसको सोनरस बोला जाता है, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, सोनरस होना भी एक प्रॉपर्टी है उसकी। तो अब कल कुछ कुछ सवाल अगर मैं पूछूं कि आप ये बताइए मुझे बेटा, सबसे अच्छे कंडक्टर्स कौन से हैं, सबसे अच्छे इलेक्ट्रिसिटी या हीट के कंडक्टर मेटल के नाम बताओ, किसी एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो बहुत अच्छा हीट का कंडक्टर हो। कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसे मेटल का नाम बताइए जो आपका सबसे ज्यादा मेलेबल हो, सबसे ज्यादा मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है। गोल्ड है, सिल्वर है ना, गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल है। ठीक है, और क्वेश्चंस हम लोग, और जैसे पीवीसी की कोटिंग क्यों की जाती है, पीवीसी क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है। पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या करता है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, का वर्किंग क्या है, क्या काम करता है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या काम करता है बेटा। पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या काम है, इंसुलेटर टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, वेरी गुड सिद्धि, है ना। चलो, तो ये एक्सीडेंट से बचाने का हमारे लिए काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, वेरी गुड कोमल, सही आंसर बेटा। चलिए, तो ये सब चीजें मेटल्स के बारे में हमने कल की क्लास में देखी थी। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा नॉन मेटल से, नॉन मेटल से ही हमें शुरू करना था। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड राघव, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज की क्लास को मुझे जहाँ तक याद है हम लोग नॉन मेटल से शुरू करना था बेटा, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, है ना। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से स्टार्ट करना है, बताइए। मेटल्स की प्रॉपर्टी सारी हो गई है कवर, अब नॉन मेटल से शुरू करते हैं। धीरे धीरे चैप्टर को प्यार से समझते ताकि चैप्टर फुल कंट्रोल में आ जाए हमारे, ठीक है। चलो, तो नॉन मेटल्स की बात करते हैं बेटा, नॉन मेटल से, नॉन मेटल से स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करें, हाँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। In the previous class, you have learned that there are few non-metals as compared to metal. Some of the example of non-metals are, देखो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं नॉन मेटल्स के। क्या आपको कुछ नॉन मेटल्स के नाम पता है बेटा। आप ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन मेटल्स के नाम देखते हुए चलो। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या है बेटा, नॉन मेटल्स है। तो कुछ नॉन मेटल्स के नाम हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि कौन कौन से नॉन मेटल्स हमें मिल गए। कार्बन हो गया, नॉन मेटल है। सल्फर हमारा नॉन मेटल है। आयोडीन को मतलब I2 लिखा जाता है बेसिकली, है ना बेटा। ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है, एटसेट्रा। तो इन सबको उसने बताया है, ये सब बेसिकली नॉन मेटल, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाँ, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये भी नॉन मेटल्स में आते हैं। ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया है, सल्फर हो गया, इस तरीके से नाइट्रोजन हो गया, ये सब बेटा नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, इस तरीके की चीजें। तो हमें बोल रहा है द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। देखो, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा वो किस फॉर्म में होते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं ये जनरली किस फॉर्म में दिखाई देते हैं, या तो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं बेटा, या तो गैस फॉर्म में। या तो ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, या तो ये गैस फॉर्म में मिलेंगे। सॉलिड फॉर्म में या तो गैस, इन्हीं दोनों में से किसी एक फॉर्म में, ठीक है। ब्रोमीन इकलौता एक ऐसा है, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसा है Br2 जो बेटा किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड के फॉर्म में। ब्रोमीन किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें, समझे क्या बात को। ब्रोमीन किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में। क्लोरीन अगर पूछा जाए तो बेटा क्लोरीन किस फॉर्म में, जैसे इसको यहाँ नहीं यहाँ लिखता हूँ। सॉलिड के फॉर्म में कौन कौन से नॉन मेटल्स मिलेंगे जनरली, बता सकते हो एग्जाम्पल।
कौन कौन से नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे हमें, बताओ। सॉलिड फॉर्म में नॉन मेटल्स से मिलेंगे, बताइए। 8 बच्चे हैं आपकी क्लास में, कितने थे? 8 हैं। विशाल, पार्थ, कोमल, चैतन्य, राघव, सिद्धि, साहिल। हाँ बस इतने हैं। इतने ही थे आप में भी। हाँ। चलो बेटा बताओ, सॉलिड फॉर्म में मुझे बताओ नॉन मेटल्स ऐसे जो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, बताओ जल्दी। सॉलिड फॉर्म में कौन कौन से नॉन मेटल मिलते हैं? सल्फर मिलता है, आयोडीन मिलता है, वेरी गुड। कार्बन भी तो मिलता है ना? कार्बन, ये बुक शो कर रहा है। ये बुक है ना ये? PDF। सब लिखा मैंने, अभी ये टाइप किया। टाइप, अरे टाइप करके बनाया ये मैंने, पहले से ना। मैंने टाइप करके बनाया, पहले से बना के रखा है। कार्बन, राघव, वेरी गुड। कार्बन जो है, कार्बन मतलब क्या होता है बेटा? कोयला जो देखे हो ना, वही बेसिकली कार्बन होता है, कोक। तो ये भी सॉलिड फॉर्म। देखो ऐसे फेज लिखा जाता है, ये तो पता होगा, कॉर्नर में उसका फेज लिखा रहता है, चारकोल। हाँ, तो कोने में उसका क्या लिखा जाता है बेटा? फेज लिखा जाता है। कार्बन का फॉर्म ग्रेफाइट उसका एक है ना, एलोट्रॉप होता है, अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो कार्बन सॉलिड में होता है। इसी तरीके से आयोडीन जो है वो भी सॉलिड में होता है। जो सल्फर होता है ना, वो सल्फर S8 में रहता है बेटा। सल्फर किस तरीके से लिखा जाता है? जैसे आयोडीन को I2 लिखते हैं ना, कभी सल्फर लिखा हुआ देखोगे तो उसको S8 लिखा जाता है, सल्फर को, है ना। ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से राजा के मुकुट के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे सल्फर, एक यहाँ सल्फर होता है, एक यहाँ सल्फर होता है 2, एक यहाँ होता है 3, एक यहाँ होता है 4, एक यहाँ होता है 5, एक यहाँ होता है 6, एक यहाँ होता है 7 और एक यहाँ होता है 8। इस तरीके से क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सिलिकॉन, ये भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नॉन मेटल्स में फॉस्फोरस, हाँ, तो फॉस्फोरस जो P4 है, देखो ये भी मैंने पूछा था ना सॉलिड कौन कौन सा एग्जांपल्स में है, तो कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, इस तरीके से P4 जो है ये भी क्या है? सॉलिड है। फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में दिखाई देता है बेटा, ये भी सॉलिड होता है। अब इसको बोलोगे कि सर ये कैसे बना होता है, तो ये देखो 4 फॉस्फोरस इस तरीके से होते हैं बेटा, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब तो नहीं जानना इतना, पर बस जानकारी के लिए सब बता रहा हूँ मैं कि P4 के फॉर्म में सॉलिड मिलेगा, सल्फर को एसिड के फॉर्म में सॉलिड इस तरीके से मिलेगा, क्राउन स्ट्रक्चर जैसा। कार्बन सॉलिड फॉर्म में मिलता है, आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा, है ना। बोरॉन तो बी, बी एटम होता है ना बेटा, बोरॉन को बी ही लिखा जाता है, बोरॉन को बी लिखते हैं, इसको कोई स्ट्रक्चर नहीं होता इसके अंदर, बोरॉन को जस्ट सिंपली बी लिखा जाता है, बोरॉन को सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। जैसे P4 का स्ट्रक्चर है, आयोडीन को जैसे देखोगे तो 2 ही मॉलिक्यूल हैं, तो 2 को तो अब बेटा एक डंडे से ऐसे जोड़ दिया जाएगा, आई डंडा, आई से, इस तरीके से, ठीक है। ये बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे बाद में। तो इस तरीके से P4 हो गया, एसेट हो गया, I2 हो गया, कार्बन हो गया, ये सब सॉलिड में हो गए। गैस में बताओ, कुछ गैस में नाम बताओ, गैस में कुछ नाम बताओ, गैस के फॉर्म में कौन कौन से होते हैं, बताओ बेटा। O2 हो गया, वेरी गुड कोमल। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मिलेगा, इसी तरीके से नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में मिलेगा, वेरी गुड सिद्दीक। क्लोरीन के फॉर्म में मिल जाएगा बेटा, है ना, इस तरीके से। सिद्धिराज सही है बेटा, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन को क्यों भूल रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन तो सबसे प्रिय है, सबसे पहले पे ही रहता है, हाइड्रोजन हो गया। जेनॉन, जेनॉन भी गैस है, हाँ, जितने भी नोबल मेटल्स नोबल हैं वो सारी तो गैसेज ही हैं, जिनॉन तो एक्सी के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो थोड़ा तो हमें ये आइडिया लग गया, नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं। ये ध्यान में रखना, ब्रोमीन विच इज लिक्विड, ये दिमाग में रखना बेटा कि ब्रोमीन जो है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, ये थोड़ा सा छोटा पड़ा है, इस वजह से मेरा वो पूरा उसी पे कलर कर दिया मैंने, पर यहाँ मैंने बताया, यहाँ पे ध्यान रखना, ब्रोमीन किस फॉर्म में मिलता है हमें, लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, Br2 एज ए लिक्विड होता है। चलो अब एक्टिविटी देखते हैं बेटा, 3.7 में क्या बोल रहा है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन। क्या क्या लेना है बेटा, कार्बन को ले लो, ग्रेफाइट मतलब कार्बन का फॉर्म ही लेना है, कोल या एक फॉर्म ले लो इसमें से, सल्फर लेना है और क्या लेना है, आयोडीन लेना है बेटा, ठीक है। सल्फर को बेसिकली एसिड लिखते हैं, आयोडीन को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में
I2 लिखते हैं। और एलिमेंटल फॉर्म में लिखना होगा तब तो एलिमेंटल फॉर्म में इसको बेटा C लिखेंगे, इसको S लिख देंगे और इसको I लिख देंगे, अगर सिंबल बोला जाए एलिमेंटल फॉर्म में। और अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखना है तो कार्बन को केवल C, सल्फर को S8, आयोडीन को I2, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो हम इसमें बेटा carry out activities 3.1 to 3.6 these metals and record your observation को रिकॉर्ड करिए। जो हमने ऊपर एक्टिविटी की थी ना वो सब। कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल टेबल दिस। तो ये टेबल को हम लोग करते हैं बेटा कंप्लीट। जरा इस टेबल में हम लोग भरना शुरू करते हैं। हमने क्या क्या लिया, एलिमेंट हमें 3 बेसिक, 3 को लेके चलो। चार्किजोन्स क्या होते हैं? ये चार्किजोन्स नहीं होता, चैल्कोजेंस होते हैं। चैल्कोजेंस, ये कैरिसिनोजेंस क्या बोल रहे हो? ये स्पेलिंग कहाँ है? ये कहाँ लिखा है? ये कैरिसिनोजेंस, चैल्कोजेंस होते हैं बेटा, चैल्कोजेंस होते हैं, चैल्कोजेंस इस तरीके से है ना। ऑक्सीजन वाली फैमिली को चैल्कोजेंस बोला जाता है। ये कैरिसिनोजेंस जो तुम बोल रहे हो ये नहीं पता मुझे, ये मैंने नाम नहीं सुना कभी रोहन। ठीक है, तो देखो एलिमेंट्स में बेटा एलिमेंट कौन कौन से लेने हैं, यहाँ पे टेबल को भरे अगर इस टेबल को, तो एलिमेंट एक कार्बन लेना है, दूसरा हमने क्या ले लिया बेटा, सल्फर ले लिया, और तीसरा हमने क्या ले लिया, आयोडीन ले लिया। ठीक है, तो एलिमेंट के फॉर्म में तो कार्बन को C ही लिखेंगे, सल्फर को हम लोग S लिख देते हैं और आयोडीन को हम लोग I लिख देते हैं। ठीक है सर, इफर्वेसेंस क्या होता है? ये कहाँ से इफर्वेसेंस कहाँ से सुन ली तुम? हाँ बेटा, ये कौन से बुक से पढ़ा तूने? गए नहीं आज यार, गए नहीं भाई, गए नहीं आज, तुम आए ही नहीं, नहीं तुम आए नहीं ऊपर। तुम आए ही नहीं यार, तो क्या करते? आए होते, मिले होते, फिर चले होते ना। पार्थ सही बोल रहा है, रेफरेंस बुक ज्यादा रिफर मत करो क्लास के वक्त। सही बोल रहा, अभी जो चैप्टर चल रहा है इसमें ध्यान दे, तू कहाँ जा रहा है इधर उधर अभी? तो एलिमेंट कौन कौन से, ये ध्यान से समझ ले बेटा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से सुनो। अभी दूसरे दिमाग मत लगाओ चीजों में। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ये एलिमेंट हो गए। सिंबल के फॉर्म में कार्बन ही लिखोगे, सल्फर ही लिखोगे, आयोडीन ही लिखोगे। नाम यहाँ लिख सकते हो, नाम जैसे एलिमेंट का नाम हमने कार्बन लिखा, यहाँ पे हमने सल्फर लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हमने आयोडीन लिखा, आयोडीन लिखा। टाइप्स ऑफ सरफेस कैसा होता है, कार्बन कार्बन का सरफेस कैसा होता है बेटा, स्मूथ होगा कि रफ होगा, कैसा सरफेस होगा इसका देखोगे तो कार्बन को आप देखो तो कोयले के सरफेस जनरली कैसा मिलता है, रफ सरफेस। सल्फर के सरफेस की बात करो तो ये भी कैसा मिलेगा हमें, रफ मिलता है। आयोडीन का सरफेस बेटा कैसा मिलता है, स्मूथ। आयोडीन का सरफेस कैसा मिलता है, आयोडीन देखा है, आयोडीन के सरफेस कैसा मिलता है, स्मूथ सरफेस मिलेगा हमें। ठीक है, हार्डनेस की बात करो तो कार्बन क्या होता है बेटा, कार्बन रिलेटिवली थोड़ा हार्ड होता है। तो हार्डनेस में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये हार्ड होता है, रिलेटिवली थोड़ा तो हार्ड होता है। जबकि सल्फर आपका बेटा सॉफ्ट होता है बहुत। ठीक है, और आयोडीन भी कैसा होता है हमारे लिए, सॉफ्ट ही होता है हार्डनेस की बात करेंगे तो। मलाइबिलिटी की बात करो बेटा तो क्या कार्बन में मलाइबिलिटी की टेंडेंसी है, नहीं, वेरी गुड पार्ट, नो, ये भी मेलेबल नहीं है। सल्फर में मेलेबिलिटी की टेंडेंसी, नो। आयोडीन में मेलेबिलिटी की टेंडेंसी, नो। ये तीनों मेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तीनों मेलेबल नहीं होते हैं। डक्टिलिटी की बात करो तो बेटा डक्टिलिटी भी इनके अंदर नहीं होगी, नो नो नो, इनके अंदर डक्टिलिटी भी नहीं होती। कंडक्शन की बात करो तो कंडक्शन में क्या बोलोगे बताओ, क्या कंडक्टिविटी होती है इनके अंदर? कहाँ गया टेबल? जो हमने भरा वो चीजें लिख लिया था सबने बेटा, भर लिया था ये सबने। रफ रफ, सॉफ्ट,
हार्ड, सॉफ्ट, सॉफ्ट, नो नो नो, डक्टिलिटी में भी नो। कंडक्शन की बात करो, कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन के बारे में बात करिए। क्या कार्बन में हीट की कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्शन होता है क्या कार्बन के अंदर हीट का, तो हम लोग बोलेंगे नो। कार्बन में हीट का कंडक्शन नहीं होता। कंडक्शन मतलब समझ लो एक जगह से दूसरी जगह हीट का फ्लो कराना, है ना, जलाना नहीं, उसको जलाओगे तो सब जल जाएंगे, जलाने की बात नहीं हो रही, हीट का फ्लो कराना। तो हाँ, अब तुमने जो यस बोला है वो होता है, लेकिन कार्बन के कौन से फॉर्म में बेटा, ग्रेफाइट फॉर्म में। तो कार्बन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप का, ये ध्यान में रखना दिमाग में। कार्बन का जो ग्रेफाइट है ना, उसके अंदर कंडक्शन होता है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल फॉर्म में है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। कार्बन में हीट नो, सल्फर के अंदर हीट बोलेंगे नो, और आयोडीन में भी नो। बाकी इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करूं, जब हीट ट्रांसमिट ही नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई सवाल नहीं होता, इनमें इलेक्ट्रिसिटी में भी नो। सोनोरिटी की बात करो तो ये सब भी क्या आएगा, नो, कोई आवाज ये देने वाले अच्छे साउंड नहीं है। ठीक है, तो अब इस टेबल को देखते हुए हमें क्या समझ में आता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ टेबल 3.1 जो हमने देखा, डिस्कस द जनरल फिजिकल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन दी क्लास। तो क्या डिस्कशन करेंगे हम लोग बेटा क्लास के अंदर, इसके बारे में, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। ये जो टेबल बना है इसके बेसिस पे क्या डिस्कशन करेंगे हम लोग इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टी हो बिल्कुल नॉन मेटल से डिफरेंट है। मेटल मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, हीट की कंडक्टिविटी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सोनरिटी की इफेक्ट देखने को मिलता है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को हमें नहीं मिलता। ये डिस्कस कर लेंगे। मान लो यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन एज देयर आर मेनी एक्सेप्शन। ठीक है बेटा, अब ये ध्यान से देखना, मेनी एक्सेप्शन, यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। एक्सेप्शन के तौर पे क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, हम लोग उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन है। जैसे सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड। ये गलत लिखा है बेटा, सॉलिड नहीं, कैसा कैसा होता है मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड गलत लिखा है। कैसा होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड होता है। क्या आपके टेक्स्ट बुक में भी बेटा यही लिखा है क्या, क्या कि लिक्विड लिखा है उसमें? सॉलिड लिखा है कि लिक्विड लिखा है टेक्स्ट बुक के अंदर, सॉलिड लिखा है क्या? टेक्स्ट बुक में भी सॉलिड लिखा है कि मर्क्यूरी जो होता है सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। करेक्ट कर लेना, वो गलत लिखा है। स्कूल में पढ़ाया गया कि नहीं ये चैप्टर अभी? क्या स्कूल में चैप्टर पढ़ाया गया है ये वाला? तो उसमें बताया गया होगा ना मर्क्यूरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इन्होंने मर्क्यूरी को सॉलिड लिखा है, ये गलत लिखा है ना। ऑल मेटल्स, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी बोला है सर, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा हाँ, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक ठीक ठीक, सही 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 बोला, सही बोला, सही बोला रोहन। हाँ 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 हाँ, सही बोला बेटा तूने। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक कोमल, सॉलिड ही है, सही है सही है। मैंने एक्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया। सही बोले बेटा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मर्क्यूरी कैसा होता है, मरकरी सॉलिड नहीं होता, मर्क्यूरी कैसा होता है बेटा रूम टेम्परेचर पे, पता ही है सभी को, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। मर्क्यूरी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, सही है ना। तो ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अब इसका रीजन क्या होता है कि सर मर्क्यूरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये बेटा जब आप लोग 12th में आओगे तो एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जब डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ाए जाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा, हाँ थर्मोमीटर के अंदर यूज होता है, सही बात है सीधी। तो डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में ये बताया जाता है कि लिक्विड क्यों होता है मर्क्यूरी, सॉलिड क्यों नहीं होता रूम टेम्परेचर पे, बाकी सब सॉलिड होते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा आगे चल के आपको। ठीक है, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग कैसी है कैसी नहीं, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं उसे, क्योंकि वो समझ में आपको नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें उसमें बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से आता है। तो ये चीज पहला पॉइंट ध्यान में रहेगा कि मर्क्यूरी जो है वो बाकी सब के सब चीजें कैसी होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं। यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं बेटा, काफी हाई होते हैं। ठीक है क्या, ये समझ गए हम लोग?
मेटोलाइट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेटोलाइट्स की प्रॉपर्टीज बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। कुछ मेटल्स की भी प्रॉपर्टी रखते हैं वो लोग और कुछ नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेवियर शो करते हैं, वो बेसिकली मेटोलाइट्स कहलाते हैं हमारे लिए। एक सेकंड, पीडीएफ खोल रहा हूं मैं, पीडीएफ खुल जाए एक बार। क्या हम लोग, मैं क्या बता रहा था बेटा, मेल्टिंग पॉइंट उनकी काफी हाई होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी काफी हाई होती है उनकी, ठीक है। बट उसमें ध्यान रखने वाला चीज है बेटा, क्या ध्यान रखने वाला चीज है? क्या दिख रहा है सभी को? लिखा हुआ दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? देखो सबसे, लेकिन इसमें क्या पॉइंट, जिनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, बट बेटा ये ध्यान रखना है गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट काफी क्या होता है बेटा? लो होता है। These two metals will melt if you keep them on your palm। गैलियम हाथ में पकड़ने पर भी मेल्ट होता है। हाँ, इसीलिए बेटा कि ये ऐसे दो मेटल्स हैं। क्या गैलियम को हाथ में लिया है क्या राघव तुमने? मेल्ट इन योर ऑन योर पाम। क्या गैलियम को हाथ में लिया है आपने? नहीं ना। तो बेटा ये सब रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं। हाथ में ले लो ना, थोड़ा सा ही गर्मी मिलेगी ना, इसको हाथ की गर्मी से ही मेल्ट हो जाते हैं। गैलियम और सीजियम महंगे मेटल्स हैं ये, है ना, वीडियो देखा था। हाँ, तो गैलियम एंड सीजियम हाथ में लेने पे ही क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना है हमें, ठीक है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या मिला कि ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को Hg लिखा जाता है, पता है ना। तो मर्क्यूरी कैसा होता है बेटा? लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड है, लिक्विड एट टेम्परेचर, ठीक। सबसे पहली चीज। दूसरी बात करो अगर, तो हमारा जो सेकंड इंफॉर्मेशन मिला है बेटा, वो मिला है कि सीजियम और गैलियम ये जो होते हैं, है ना, हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। थर्ड इंफॉर्मेशन पे आते हैं, चलो थर्ड क्या दे रहा है ये? आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। तो अभी मैंने आयोडीन को बताया थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। सर सोडियम इतना ऑक्सीडाइज क्यों होता है केरोसिन के बाहर? अब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है रोहन। सोडियम जो होता है ये क्यों इतना जल्दी आयोनाइज होता है? अब इसका सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है ना तुमने, 281। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ये जो होता है ना लूजली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस से। तो ये सब अभी बेटा ये सब चीजें यहाँ कोर्स की बात नहीं है, जो तू रोहन क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये सब 11th से लिंक चीजें हैं, समझे ना। ये जो थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन जाके इसका बैठता है ना, हाईली रिएक्टिव विथ एयर एंड वाटर, तो ये इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बहुत कम होता है न्यूक्लियस का, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकल जाता है। और ये जल्दी से बाहर निकल जाता है इसलिए सोडियम तुरंत Na से किस में चला जाता है? Na+ में, और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें अभी बेटा आगे की क्लासेज में पढ़ोगे, हायर क्लासेज में, 11th 12th में, 10th में ये सब नहीं। बस आपको जो इन्फॉर्मेशन, देखो 9th 10th सिलेबस जो है ना ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है। 9th 10th क्लासेज है ना, मैंने जो ऑब्जर्वेशन लिया है इसमें लॉजिकल बेस्ड कम है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड ज्यादा है 9th 10th की चीजें। और ये इन्फॉर्मेशन जब हम लोग ध्यान में रख के चलते हैं तो इन सब का एक्सप्लेनेशन जाके आपको 11th क्लास में मिलता है, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट मिला हमें, जो आयोडीन होता है I2, ये कैसा होता है बेटा? सॉलिड फॉर्म में होता है और लस्ट्रस होता है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म होता है और ये लस्ट्रस होता है, ये ध्यान रखिए। आयोडीन सॉलिड होता है, लस्ट्रस, नॉन मेटल होने के बावजूद भी। थर्ड हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करो, कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। देखो ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो अभी बात हो रही थी ना, कार्बन जो है एक नॉन मेटल है दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। तो पूछे एलोट्रॉप क्या होते हैं? तो द वेरियस फॉर्म ऑफ any compound exist more than in one form then that all form is known as the allotrop, समझे ना।
एलोट्रॉप मतलब कोई भी सब्सटेंस, अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट में रह सकता हो बेटा, उसका एलोट्रॉप बोला जाता है। जैसे कार्बन जो है, कार्बन 3 फॉर्म में रहता है बेटा। कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म भी हो सकता है, हम लोग भी कार्बन का ही एग्जाम्पल बताते हैं एलोट्रॉप के लिए। डायमंड फॉर्म भी हो सकता है, और इसका बेटा कार्बन का ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरिन 3 फॉर्म होते हैं। और कोई एग्जाम्पल? जैसे फास्फोरस की बात करो तो फास्फोरस में भी बेटा होता है, कोई रेड फास्फोरस है, ठीक है, कोई व्हाइट फास्फोरस है, कोई ब्लैक फास्फोरस है, इस तरीके से होते हैं। ब्लैक फास्फोरस किसकी रिएक्टिव कम है, किसी की ज्यादा है, तो फास्फोरस भी एलोट्रॉप में है, कार्बन भी एलोट्रॉप में होता है, ठीक है। माचिस में यूज होता है, हाँ फास्फोरस का माचिस में यूज होता है, सही बोले, बर्निंग के लिए, है ना, कब, क्योंकि काफी ये बेटा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, जल जाता है तुरंत, है ना। इवन व्हाइट फास्फोरस तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है, उसको तुरंत कमरे में लाओगे ना, खुले में रखोगे तो तुरंत जल जाएगा वो। सल्फर के भी बेटा एलोट्रॉप फॉर्म होते हैं ना, सल्फर से भी बनते हैं, फ्रिक्शन पे जलता है, हाँ फ्रिक्शन होने पे जल जाता है फास्फोरस। चलो तो नेक्स्ट देखो आगे। तो व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, है ना, इस तरीके से। तो कार्बन सबसे महंगा एलिमेंट नहीं, कार्बन तो बहुत सस्ता होता है, कार्बन की महंगाई तो है नहीं, कार्बन तो बहुत सस्ता होता है। ये ग्रेफाइट और डायमंड फॉर्म में ले जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, ये बहुत हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, और वेरी हाई टेम्परेचर, एकदम कोयले के खदानों में मिलता है ना ये बेटा, अंदर जाके, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत होगी, है ना। अब इसमें साहिल तू यूरेनियम क्यों ला रहा है बेटा, यूरेनियम की तो बात नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, यूरेनियम तो अलग ही एलिमेंट है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है, न्यूक्लियर पावर। चलो जो हम लोग देख रहे हैं बेटा वो काम की चीजें देखो पहले। कार्बन के जो होते हैं एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। एलोट्रॉप कहलाता है डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन is the hardest natural substance known and has a very high melting and boiling point। डायमंड जो होता है, देखो ये इंफॉर्मेशन है, थर्ड वाला पॉइंट मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़े बुक में जो दिया है। कार्बन जो है डिफरेंट फॉर्म में एलोट्रॉप बोलते हैं उनको बेटा। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड एक कार्बन का क्या है बेटा, एलोट्रॉप है, ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। और ये ध्यान रखो, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है बेटा नोन, अभी तक का जो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है वो कौन सा है, डायमंड है आपका। एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इवन मोर देन द मेटल्स, मेटल से भी ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, किसका, डायमंड का। तो डायमंड की खास बात क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है अभी तक का, सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है ये, ग्लास कट करने के लिए यूज होता है, हाँ ग्लास कट करने के काम आता है डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस है सबसे पहली चीज। दूसरी चीज की हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपी लिख देता हूँ एंड बीपी लिख देता हूँ, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इवन मोर, तो ये ध्यान रखना। और दूसरा देखो ग्रेफाइट के बारे में क्या बता रहा है, इस ग्रेफाइट के बारे में, तो जो ग्रेफाइट होता है ये आपको पता होगा बेटा, तो पेंसिल में यूज होता है ना, तो ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। तो हमसे ये पूछ, ये सब एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, 11th में आओगे, वही मैं कह रहा हूँ ना, 9th 10th की चीजें इन्फॉर्मेशन भेज दे, हमको इन्फॉर्मेशन दे देता है पर एक्सप्लेनेशन नहीं देता चीजों का। डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस क्यों है, ये भी हम लोग पढ़ाएंगे बेटा 11th 12th में, सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरी तरह से पैक्ड होता है, ठीक है, बहुत बुरी तरह से, इस तरीके से वो सॉलिड फॉर्म में पैक्ड स्ट्रक्चर देखते हैं मॉलिक्यूल्स उसके अंदर, तो काफी हार्ड होता है, ये सब सिखाया जाएगा। ग्रेफाइट जो है क्यों इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी करता है, क्योंकि इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट तो मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन ऑलमोस्ट मान के चलो 3000 के आसपास होगा, मुझे लग रहा है, जहां तक 2900 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। अभी तो डेटा है ना, डेटाबेस चीजें नहीं ध्यान में रहती थी, ठीक है। तो काफी हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है,
पैक्ड स्ट्रक्चर होता है बहुत हार्ड होने के लिए। ये ग्रेफाइट के अंदर बेटा तो हेक्सागोनल टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये शायद है आपके, मुझे लग रहा है कार्बन वाले चैप्टर में दिया है ये इन्फॉर्मेशन। हेक्सागोनल शेप में होता है जिसमें एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है जो इधर उधर लेयर बाय लेयर मूव करे। ठीक है, तो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये सब चीजें जानकारी 11th में एक्सप्लेनेशन डिटेल। तो ये पॉइंट मैं अभी से कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। कार्बन के जो नॉन मेटल है एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप। डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है। अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या है, ग्रेफाइट, जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हम लोग काफी ज्यादा टाइम दे रहे हैं बेटा एक एक पॉइंट पे, तो अच्छे से चलो थोड़ा फास्ट करते हैं अभी। Alkali metals lithium sodium potassium are so soft that they can be cut with a knife, they have low densities and low melting point। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लिथियम सोडियम और पोटेशियम की बात करोगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है बेटा दे कैन बी कट विथ ए नाइफ, ये चाकू से ही काट दिए जाते हैं। जबकि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि मेटल्स काफी हार्ड होते हैं ना, लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो चाकू से ही काटे जा सकते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या है, काफी लो है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी लो होता है। ठीक है, एलिमेंट कैन बी मोर क्लासिफाइड एज मेटल ऑन बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो अब केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्या, हमने फिजिकल सारी प्रॉपर्टी समझ ली है क्या, एक बार बताइए मुझे। सारे पॉइंट क्लियर हो गए फिजिकल के, फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन से अब डील करेंगे। और रिएक्शंस में तो बेटा रखनी पड़ेगी है ना थोड़ी। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आसान है, पढ़ो दिमाग में रखो, पढ़ो दिमाग में रखो। रिएक्शंस में थोड़ा समझ के हमें बनाना है कि ये रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आई होप कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो पूरा बैठ गया दिमाग में अपने हर चीज को, कि क्या क्या चीजें किस तरीके से हैं। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए एक्टिविटी 3.8 को चेक करते हैं क्या दे रहा है ये। ठीक है, देखो टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। मैग्नीशियम ले लीजिए बेटा और सल्फर का पाउडर लीजिए, दो चीजें लेना है। एक तो सल्फर लेने के लिए बोला है और दूसरा हमें मैग्नीशियम रिबन लेने को बोला है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेस फॉर्म एंड डिजॉल्व इनटू वाटर। पहले उसको जलाओ उस मैग्नीशियम के रिबन को बेटा, और उसको इकट्ठा कर लो उसके राख को और वाटर में डालो। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड भी लेना है लिटमस पेपर और ब्लू वाला भी लिटमस पेपर लेना है। क्या ये सभी को विजिबल है क्या बेटा, जो ये मैंने दिखा रहा हूँ बुक आपको विजिबल हो रहा है? क्योंकि मुझे यहाँ पे खुद फॉन्ट छोटे दिख रहे हैं काफी, तो आपको तो मोबाइल में देख रहे होगे तो और छोटा दिखेगा, पर टेक्स्ट बुक तो है ना आपके पास, आप वहां से भी इतना क्लियर नहीं है। हाँ लेकिन टेक्स्ट बुक तो है ना, टेक्स्ट बुक से एक बार खोल के वहां से भी देखते हुए चलो तुम लोग साथ में, है ना, तो चीजें तब की अच्छे से समझ में आए। यहाँ भी देखो वहां से भी देखते चलो। देखो टेक्स्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू, टेक्स्ट बुक है, वेरी गुड राघव, है ना। तो रेड से और ब्लू लिटमस पेपर से बेटा इनको टेस्ट करो, है ना। ये काम क्या होता है बेटा, रेड और ब्लू लिटमस पेपर का काम क्या होता है, क्या करने का काम बताते हैं रेड और ब्लू लिटमस पेपर? नेचर बताते हैं ना, किस तरीके का नेचर, एसिडिक होगा कि बेसिक नेचर होगा, है ना, एसिड बेस में जो पढ़ा था हमने। देखो इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक, बताओ आंसर क्या होगा बेटा। जो मैग्नीशियम जलाया गया है वो जलने के बाद एसिडिक बना होगा कि बेसिक बना होगा, ये बताओ। मैग्नीशियम जलने के बाद एसिडिक बना है या बेसिक बना है, बताइए। बताओ, पता है किसी को कि नहीं पता है? मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है ना, मेटल बेटा। हाँ सिद्धि सही बता रहा है, मैग्नीशियम एक क्या है बेटा, मेटल है ना। जब ये मेटल को जलाओगे बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये अपना ऑक्साइड बना लेगा ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाओगे तो ये अपना ऑक्साइड बनाएगा ना बेटा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है कि बेसिक नेचर का? नहीं, एमजीओएच ट्वाइस अभी नहीं बनाएगा सिद्धि, उसको जब वाटर में डालेंगे ना तब बनाता है। अभी तो केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा ना जब उसको जलाएंगे तो। हाँ जब उसको जलाएंगे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा पहले। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्साइड है तो कैसा रहेगा, बेसिक ही रहने वाला है। तो इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग एसिडिक और बेसिक, तो आंसर हो गया बेसिक हो जाएगा बेटा। क्या क्लियर हुआ सबको कि वो बेसिक बनेगा बेटा। और बेसिक बनेगा तो क्या करेगा बेटा, रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर लेगा ना। नाउ बर्न सल्फर पाउडर। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, अब हमने मैग्नीशियम की टेस्टिंग कर ली बेटा, अब किसको जलाना है, सल्फर पाउडर को जलाओ।
तो प्लेस ए टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस। देखो सल्फर पाउडर को जब जलाओगे ना बेटा, तो सल्फर पाउडर का जो धुआं निकलता है, जो सल्फर पाउडर का धुआं निकलेगा ना, उस धुआं को कह रहा है एक टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से उल्टा करके इसमें उसके धुएं को इकट्ठा कर लो, जो भी फ्यूम्स वो निकाल रहा है उसको इकट्ठा करो पहले। ठीक है, एड सम वाटर टू द एबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक। इसके अंदर कुछ वाटर डाल लो और इसको शेक करो बेटा। ठीक है, तो जैसे ही शेक करोगे तो जो भी फ्यूम बना है वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। वाटर के अंदर वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। तो बोल रहा है इज द प्रोडक्ट फॉर्म, टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर के साथ इसको टेस्ट करिए। इज द प्रोडक्ट फॉर्म बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक। बताओ ये क्या आएगा आंसर बेटा, एसिडिक आएगा कि बेसिक आएगा ये? कोमल एसिडिक आएगा ये, बाकी लोग बेटा एसिडिक ही आएगा। एसिडिक आएगा, वेरी गुड बात। कैसा आ जाएगा, एसिडिक, क्योंकि बेटा ये सल्फर है और सल्फर एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की जब रिएक्शन कराएंगे, को मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करके समझाता हूँ उसे। देखो जब हमने, चलो पहले खत्म कर लो फिर मैं पेज पे समझाता हूँ उस चीज को, रिएक्शंस को इनके। कहाँ गया पॉइंट, पहले खत्म करा दो। तो प्रोडक्ट फॉर्म सल्फर एसिडिक है कि बेसिक है? कैन यू राइट इक्वेशन, इनके बारे में कह रहा है बेटा, इक्वेशन लिखिए फॉर दीज रिएक्शंस। क्या इक्वेशंस आप लिख सकते हो बेटा, बताओ इक्वेशंस लिख सकते हैं क्या, बताइए। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को आपने जलाया बेटा, किसके साथ जलाया मैग्नीशियम को आपने? मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब जलाओगे तो क्या बनेगा बताओ सबसे पहले, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा? बन जाएगा, बोलो बताइए। हाँ बनेगा। तो इसको बैलेंस कर लो बेटा पहले, तो ऑक्सीजन 2 है तो 2 मैग्नीशियम कर लो और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बैलेंस भी हो गया। तो सबसे पहले मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा जब वाटर में डिजोल्व कर दिया, इसके राख को लिया हमने और इसको वाटर में डिजोल्व कर लिया, तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या बन जाएगा बताओ, क्या ये MgOH ट्वाइस बनेगा? क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा? 2Mg plus O2 gives 2MgO and then MgO plus H2 gives MgOH ट्वाइस बन जाएगा। मेटल प्लस ऑक्साइड गिव्स मेटल ऑक्साइड, वेरी गुड राघव। ठीक है, MgO plus H2 MgOH ट्वाइस बना दिया। अब MgOH ट्वाइस का अगर pH मेजरमेंट किया जाता है बेटा, तो इसका pH जो है वो 7 से ज्यादा आता है। इसका मतलब ये हमारे लिए किस नेचर का होता है बेटा, बेसिक। ठीक है, बेस होता है या बेसिक जो भी बोल लो, क्योंकि ये OH आयन देने वाला है। सेकंड बेटा था सल्फर की रिएक्शन थी, सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना था। तो जैसे ही सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे क्या बनेगा, SO2। देखो यहाँ पे बेटा दो पॉसिबिलिटी है, SO2 भी बन सकता है और ये चाहे तो SO3 भी बन सकता है, ये दोनों बन जाता है। पर हम लोग ज्यादातर प्रीफर करेंगे कि SO2 बना है। ठीक है, ये 11 में सीखोगे कि SO3 भी बन सकता है, पर अभी हम मान लेते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर कौन सा गैस बना रहे हैं, SO2। तो ये जो व्हाइट ये फ्यूम्स बनाए ना बेटा, इसको कलेक्ट किया था और उसके अंदर हमने क्या किया, इस SO2 के अंदर हमने वाटर डाल दिया था H2O, और फिर हमने चेक किया था। तो बेटा क्या बन जाएगा, H2 और वाटर जब मिलेंगे तो ये बना लेता है H2SO3। ठीक है, जिसको बोला जाता है बेटा सल्फ्यूरस एसिड। जैसे आपने पढ़ा है ना, देखो आपने H2SO4 पढ़ा है ना, H2SO4 को क्या बोलते हैं हम लोग, H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं ना। हाँ, इस तरीके से इसको सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, ये सल्फ्यूरस एसिड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सल्फ्यूरस एसिड बनता है। जब इसका pH मेजर किया जाता है बेटा, तो ये pH लेस देन 7 दिखाता है, मतलब ये किस नेचर का होता है हमारा, एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का। क्या एक क्लियर हुई बात, समझे क्या, केमिकल रिएक्शन समझ गए?
चलो तो केमिकल रिएक्शंस को समझ गए बेटा क्या होता है इनका। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया है इसके अंदर। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें इसके अंदर कहानी क्या लिखी है। तो देखो मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस, देखो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब नॉन मेटल्स को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो वो एसिडिक ऑक्साइड देता है। नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में देखो नॉन मेटल को डालेंगे तो कैसा देगा बेटा। अब ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अभी बता रहा हूं मैं, ध्यान से रखिए ध्यान में। नॉन मेटल को जब एसिडिक ऑक्साइड जब डिजोल्व किया जाता है वाटर के अंदर तो कैसा देता है, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है नॉन मेटल्स। ठीक है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव्स द बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल्स कैसे देते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं। ये तो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट में। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल इन नेक्स्ट सेक्शन। इस मेटल ऑक्साइड के बारे में कुछ और जानकारी हमें नीचे मिलेगा। चलो क्वेश्चंस देखो बेटा, क्वेश्चन टाइम है ये। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बताओ आंसर क्या होगा जो लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पे। मर्क्यूरी हो जाएगा। वेरी गुड रोहन, मर्क्यूरी इज द आंसर। पहले का आंसर क्या हो गया बेटा, पहले का आंसर हो गया मर्क्यूरी हो गया, मर्क्यूरी Hg। ठीक है। कैन बी इजिली कट विथ ए नाइफ। ये ध्यान से देखते रहो क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन था एक एग्जांपल दीजिए ऐसा मेटल का जो लिक्विड हो। बेटा पार्थ तू सल्फर बता रहा है, बेटा सल्फर मेटल है क्या? सल्फर मेटल है क्या? सल्फर कट सकता है लेकिन क्या सल्फर मेटल है क्या? द क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट द मेटल विच कैन बी इजिली कट ना। अच्छा यस बोल रहा है तू तो जो सल्फर है हमारा, सल्फर नॉन मेटल होता है ना, कैन बी इजिली कट विथ ए नाइफ, तो क्या बता देंगे बेटा, सोडियम हो जाएगा आंसर। वेरी गुड राघव, सोडियम आ जाएगा आंसर। पोटेशियम भी आ जाएगा रोहन, सही है, सोडियम पोटेशियम आ जाएंगे इनके अंदर। ठीक है। चलो इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर जो हो बेटा बताओ। हीट का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर कॉपर। वेरी गुड, कॉपर एंड सिल्वर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में बताओ, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में कौन आएगा? जो पुअर कंडक्टर हो हीट का बेटा, लेड आएगा। वेरी गुड कोमल, लेड आएगा बेटा। सोडियम नहीं रोहन, सोडियम नहीं, सोडियम नहीं आएगा इसमें बेटा। मर्क्यूरी भी आ जाएगा लेकिन मर्क्यूरी के बारे में तो वैसे ही हम लोग मेटल में ले रहे हैं लेकिन लिक्विड फॉर्म में, तो उसको नहीं, हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसमें बेटा लेड आएगा। कल लेड हमने पढ़ा था ना, पीबी, पुअर कंडक्टर। लेकिन एक सबसे अच्छा इसका आंसर होता है ना बेटा एस्टेटाइन, है ना, आपको पता हो तो। एस्टेटाइन पता है क्या ये एलिमेंट? एस, हाँ, एस जो एलिमेंट होता है पता है ये क्या? ये सबसे पुअर कंडक्टर होता है ये, है ना, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सबसे। अब जितने भी मेटल्स हैं उनमें सबसे ये पुअर कंडक्टर होता है, ये सबसे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसको ध्यान में रखना इंफॉर्मेशन के लिए। बाकी तो हमारे जो टेक्स्ट बुक में दिया उस हिसाब से पीबी हमारे लिए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में आ जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल और डक्टाइल का मीनिंग बताओ बेटा। मेलेबल मतलब क्या बताओगे? The properties of metal by which it can be converted into thin sheets, उसको malleable बोल दिया जाएगा। और ductile मतलब क्या बोलेंगे? The property of a metal by which it can be drawn into thin wires, है कि नहीं? ठीक है। हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो ये पेज बेटा, फटाफट पढ़ते हैं, टाइम कम बचा अपने पास, तो फटाफट देखो इस चीज को। बहुत स्लो हमारी क्लास हो रही है थोड़ी, है ना। चलिए ये बताओ, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बॉन्ड इन एयर। जब मेटल को एयर में जलाते हैं तो क्या होगा? ठीक है।
तो देखो, यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न इन एयर विथ ए dazzling white flame. Do all metals react in same manner? Let us check by performing the following activity. ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब हमें बोल रहा है ये बेटा कि जब हम लोग मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम जलता है इन एयर विथ ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, व्हाइट फ्लेम के साथ एकदम जलता है वो बेटा, ठीक है। हर मेटल क्या सेम इसी मैनर में रिएक्ट करता है? रोहन का आंसर है नो, बिल्कुल सही बात है बेटा, हर मेटल इस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी ध्यान से देखिए। पहले तो ये दे रहा है, सावधानी रखिए, फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स ऑफ टीचर असिस्टेंट, ठीक है। ये देखो, होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबव विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर ए फ्लेम। कौन से बोल रहा है, कौन से मेटल्स बेटा जो ऊपर हम लोग देखे हैं उनको? क्या कोई पेज मिस हो गया क्या अपना? अच्छा हाँ, यहाँ से है ये लाइन छूट गई था, ये पैरा छूट गया था मेरा। केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स, ये छूट गया था ना अपना। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग आ चुके हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोला है, किसी ने ध्यान भी नहीं दिलाया मुझे कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज नीचे लिखा है वो छूट रहा है। देखो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करो तो we will learn about the chemical properties of metals in the following section, जो आगे के हैं। for the collect sample of following metals, क्या क्या लेना है बेटा? एल्यूमिनियम को ले लो, कॉपर को ले लो, आयरन को ले लो, लेड को ले लो, मैग्नीशियम को ले लो, जिंक को ले लो और सोडियम को ले लो। कितने मेटल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से लेने हैं? एल्यूमिनियम को लेना है, कॉपर मतलब Cu को लेना है, आयरन मतलब Fe को लेना है, ठीक है, लेड मतलब Pb को लेना है, और मैग्नीशियम मतलब Mg को लेना है, जिंक मतलब Zn को लेना है, सोडियम मतलब Na को लेना है। तो इतने लेने हैं हमारे पास, टोटल 7 हैं। सब मेटल्स ही है ना इसमें कि कोई नॉन मेटल भी है? इसके अंदर सब मेटल्स ही है ना? क्यों बेटा? क्योंकि अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की देखने जा रहे हैं। एक चीज तो आपको देख के ही पता होगा बेटा, सबसे ज्यादा इसमें हाईली एक्टिव मेटल कौन सा होता है, बता सकते हो क्या? सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव सोडियम होता है। वेरी गुड। सोडियम के बाद कौन आता है? पहले तो यहीं से आंसर कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे एक्टिविटी को। सोडियम सबसे हाईली युक्त, उसके बाद कौन आता है? नहीं, पोटेशियम इसमें नहीं लिया ना, पोटेशियम के बाद कह रहा हूँ मैं। पोटेशियम कहाँ है इसमें? इन सातों में बताना है, एल्यूमिनियम, कॉपर, फेरस, पीबी, एमजी, जेडन और सोडियम। तो सोडियम के बाद कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम। सोडियम बाद कौन आ जाएगा यहाँ? मैग्नीशियम। उसके बाद कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा बताओ? उसके बाद मुझे लग रहा है फेरस या जिंक में से कोई एक आता है, पर आई होप कि फेरस ही आता है, जिंक से शायद ज्यादा एक्टिव। जिंक आता है क्या पहले? जिंक आता है फेरस, तो जिंक को ही लेंगे। हाँ, जिंक पहले आ जाएगा, जिंक के बाद आ जाएगा फेरस, और उसके बाद आ जाएगा पीबी, और सबसे कम पीछे कौन आएगा? सीयू। सबसे लास्ट में कौन जाएगा? सीयू जाएगा। तो अब इसकी एक्टिविटी को देख लेते हैं हम लोग फटाफट, चलो। देखो, खुल जा। देखो, तो दे रहा है कि एक्टिविटी करिए, होल्ड एनी सैंपल पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई टू बर्निंग ओवर ए फ्लेम, रिपीट ओवर दी मेटल सैंपल। सबके साथ करना है। कौन कौन से मेटल लिया था हमने? एक तो एल्यूमिनियम लिया था, कोई नाम भूल जाऊं तो बताना। एक एल्यूमिनियम लिया बेटा, एक हमने जिंक लिया है, हमने सोडियम लिया है, हमने मैग्नीशियम भी लिया था, और क्या लिया था? कॉपर लिया था, है ना, आयरन लिया था, और कौन सा था एक? पीबी था ना। ये था लेड, हाँ ठीक है। तो ये हमने 7 लिए हैं यहाँ पे देखो लो, इन सातों को लिया हमने, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फेरस, पीबी। तो बोल रहा है कलेक्ट द प्रोडक्ट, रिपीट ओवर द अदर मेटल्स। इनको लेके और जलाना है बेटा फ्लेम के ऊपर। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म, प्रोडक्ट कलेक्ट करो अगर कोई बनता है तो, इनको जलाने के बाद। तो विच मेटल्स बर्न्स इजिली, तो बताओ इसमें पहले का आंसर बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ क्या क्या होगा? विच मेटल्स बर्न्स इजिली, कौन कौन से इसमें से जलेंगे? पहले का आंसर इजिली बर्न्स, लिख देता हूं मैं। बताओ कौन कौन से आसानी से जलेंगे? कौन कौन से आसानी से जल जाएंगे? सोडियम जल जाएगा, वेरी गुड बात। सोडियम जल जाएगा, और कौन जल जाएगा? क्या मैग्नीशियम भी जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? हम्म
क्या सोडियम जल जाएगा, मैग्नीशियम जल जाएगा कि नहीं जलेगा, बताओ। बताओ बेटा। जलेगा ही। एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर, फेरस, पीबी, इनमें से तो कोई नहीं जलने वाला। वंश में ये आंसर आ जाएगा। क्या क्या? एक तो सोडियम आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। ठीक है। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न्ड? जब मेटल जलते हैं तो कौन सा कलर दिखाई देता है, ये पूछ रहा है हमसे। मेटल जनरली जलते हैं तो कौन सा कलर दिखाई देगा हमें? तो कॉमनली अगर कलर की बात करें, अगर कॉमन कलर, तो हमें कॉमन कलर ब्लू दिखाई देता है बेटा। कोई मेटल को अगर हीट करते हैं ना, जब गर्म होता है ना, तो कॉमनली ब्लू कलर हमें दिखाई देता है। पर वो डिपेंड करता है कौन से मेटल को जलाया जा रहा है। वो व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व इन द मेटल? अच्छा, फ्लेम कलर पूछा है, फ्लेम का कलर बताइए। वो फ्लेम का कलर, तो फ्लेम कलर बेसिकली हमें ब्लू ही दिखाई देता है। ठीक है, ब्लू कलर का फ्लेम जलता है हमारा। और सोडियम को जलाओगे तो बेटा तो येलो कलर जनरली दिखाई देता है। मैग्नीशियम में तो व्हाइट कलर का दिखाई देता है फ्लेम। बाकी मेटल्स की तो बर्निंग हो नहीं पाती। ठीक है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग? हाँ, मैग्नीशियम का व्हाइट बता रहा हूँ। सोडियम का जो होता है लाइट येलो कलर का होता है, ये येलो कलर में दिखाई देता है। ठीक है। मैग्नीशियम हमारा जनरली व्हाइट कलर में दिखाई देता है। और फ्लेम का कलर की बात करो तो फ्लेम जनरली ब्लू कलर में दिखाई देता है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग? जलने के बाद कैसे दिखाई देते हैं उनके सरफेस बेटा? क्या वो थोड़े थोड़े व्हाइट से हो जाते हैं? मेटल के सरफेस जहाँ पे जला दिया जाएगा फ्लेम से, वो थोड़े से व्हाइट हो जाते हैं जनरली? नहीं, राख, राख तो इनका बनेगा ना केवल। जो जल गए वो तो खत्म हो गए ना। जो नहीं जले उनकी बात हो रही है। जो जल गए वो तो राख बन गए। जो नहीं जल पाए वो कैसे दिखाई देंगे? उनका थोड़ा सा सिल्वरी व्हाइट कलर आता है। बोलने के लिए बोला जाए तो व्हाइट बोल सकते हैं। जो व्हाइट बोलना भी सही नहीं है, सिल्वरी व्हाइट बोलो, ज्यादा सही रहेगा कि वो सिल्वरी व्हाइट कलर का हो जाता है। देखो, लो मेटल को जब जलाओगे जो जिस जगह पे, तो जनरली सिल्वरी व्हाइट कलर का हो जाता है। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ इनके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में बताओ बेटा, किसका किस तरीके से ऑर्डर आएगा? तो ये तो हमने अभी कर दिया ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका। बताओ, ऑक्सीजन से जलने की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा इनके अंदर? सबसे जल्दी से कौन जलेगा इनमें से? सोडियम जलेगा, अभी देखा हमने। सोडियम के बाद कौन आएगा बेटा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा, बताओ, बताइए। सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम आएगा क्या? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? जिंक आ जाएगा। जिंक के बाद क्या आ जाएगा? आयरन आ जाएगा। आयरन के बाद क्या आ जाएगा? पीबी आ जाएगा। पीबी के बाद क्या आ जाएगा? सीयू आ जाएगा। क्या ये ऑर्डर सही लिखा है? यही आएगा ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी। बताओ। ठीक है, सही है। और द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर, तो ये बताओ इसका आंसर क्या बोलोगे? क्या ये जो प्रोडक्ट्स बने ये सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर? प्रोडक्ट्स क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट्स क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट बन जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसका प्रोडक्ट बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है। इसका बन जाएगा Al2O3 बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है। इसका बन जाएगा, जिंक का बन जाएगा ZnO। फेरस का तो फेरस ऑक्साइड भी होता है, फेरिक भी होता है, तो मान लो मैं FeO ही मान लेता हूँ इसको। PbO2 बन जाएगा। कॉपर का CuO भी होता है और Cu2O भी होता है, तो मान लो मैं CuO मान लेता हूँ। तो ये ऑक्साइड्स बन जाएंगे। तो क्या ये वाटर में सॉल्युबल होंगे? तो बेटा आपको जानकारी बता दूं, सोडियम के ऑक्साइड के अलावा कोई भी ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल नहीं होता। इस चीज को ध्यान में रखना। केवल ये वाला वाटर सॉल्युबल होता है, सोडियम का ऑक्साइड। ये केवल वाटर सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल होता है। बाकी किसी भी मेटल का ऑक्साइड इनमें से जितने लिखे हैं ये सब सॉल्युबल नहीं होते। चलो, टाइम अप हो रहा है। कल की क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास जब अपनी लगेगी कि किस तरीके से रिएक्शन होता है। और थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, है ना, इधर उधर की चीजों के ऊपर बातें कम होगी, फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत कम कंटेंट हो पा रहा है एक दिन में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास यहाँ से करेंगे। चलिए बेटा, चलो, ओके, बाय बेटा।